Hello everyone. So welcome to Arpita Sharma classes. Now this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's topic, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now Arpita madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus and want 10% discount, then use code Sharma YT10 SHARMA YT10. So if you use this code, then you will get immediately 10% discount. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक. सो आज के वीडियो में हम लोग जूनोटिक डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो जूनोटिक डिजीज क्या होता है? देखो, ये जो जूनोटिक डिजीज जो होता है, ठीक है, जूनोटिक डिजीज they are basically caused by bacteria, okay, bacteria, virus, and it can be any other microorganism, okay. अब ये जो जूनोटिक डिजीज जो होता है वो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है. एनिमल टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है. तो ये कैसे होता है? देखो, ये जो जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिज्म. अब ये जो पैथोजेंस जो होते हैं ना, दिस पैथोजेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द जूनोटिक डिजीज आर प्रेजेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर एनिमल्स. And when we human beings come in contact with these animals, then that is how zoonotic disease are spread. वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं. देखो, zoonotic disease are caused by bacteria, virus and microorganisms, ठीक है. तो ये जो पैथोजेंस है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये जो पैथोजेंस है वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जब भी ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इस एनिमल के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये जो जूनोटिक डिजीज है उसका ट्रांसमिशन होगा. तो ऐसे टाइप के डिजीज जो एनिमल टू ह्यूमन स्प्रेड होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं जूनोटिक डिजीज. सो वर्ड जूनोसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ विरशॉ in 1880 to include collectively the disease shared in nature by the man and animals. Later, WHO in 1959 defined that zoonosis are those diseases and infections which are naturally transmitted between the vertebrate animals and men. ठीक है, तो ये पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जूनोटिक डिजीज वो टाइप के डिजीज होते हैं जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं. जूनोसिस में भी बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिक और में इन्वॉल्व अनकन्वेंशनल एजेंट. ठीक है, तो ये जो जूनोटिक डिजीज है इट मे बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर पैरासाइट्स और इट में इन्वॉल्व अनकन्वेंशनल एजेंट्स. एज वेल एज बीइंग अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो जूनोटिक डिजीज जो होता है वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है. Many of the major zoonotic disease prevent the efficient production of food of animal origin and create obstacles to international trade in animal products. ठीक है, तो ये जो zoonotic disease जो होता है ना, they basically create problem. तो कोई भी जो फूड होता है जो एनिमल में से बना हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल मीट, तो दिस zoonotic disease create problem in the production of the food of animal origin. सपोज फॉर एग्जाम्पल मीट प्रोडक्शन होता है तो उसमें ये zoonotic disease जो होता है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. सो हाउ आर जूनोटिक डिजीज ट्रांसमिटेड? देखो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर के अंदर कोई पेट है, हमारे घर पे कोई पेट है, अगर ये पेट को कोई डिजीज हुआ है तो ये जो एनिमल, तो जो पेट्स के अंदर से हमारे अंदर भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, जूनोटिक डिजीज आर दोज डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस. तो अगर हमारे घर पे कोई पेट एनिमल है एंड इफ दैट एनिमल कैचेस अ डिजीज, देन दैट डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम अवर पेट्स टू वी ह्यूमन बीइंग्स. नाउ इन फार्मिंग के अंदर हम लोग एनिमल्स का यूज करते हैं, राइट? इन फार्मिंग वी आर यूजिंग कैटल. So if that particular cattle is getting infected by some disease, then that disease can be transmitted to human beings also, because in farming human beings and the cattle are in close contact. Okay, फार्मिंग के अंदर हम लोग एनिमल्स का यूज करते हैं. तो अगर कोई एनिमल है, अगर उसको कोई डिजीज होता है तो वो डिजीज हमारे अंदर भी आ सकता है. बाद में हंटिंग पे भी there is a risk of the disease getting transmitted. बाद में जो लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च होती है, अगर कोई लेबोरेटरी के अंदर एनिमल्स आर यूज्ड एज अ रिसर्च एंड अगर वो एनिमल को कोई डिजीज होता है, so there is a possibility that disease can be transmitted to human beings if proper care is not taken. Okay, so zoonotic transmission can occur in the context in which there is compassionatic
फॉर एग्जाम्पल पेट्स, इकोनॉमिक रीजन फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, एंड प्रीडेटरी और रिसर्च कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट मतलब फार्मिंग के टाइम में जो कॉन्टैक्ट होता है वो, ठीक है। प्रीडेटरी कॉन्टैक्ट मतलब हंटिंग के टाइम पे जो कॉन्टैक्ट होता है वो, और रिसर्च कॉन्टैक्ट मतलब जब एनिमल्स को हम लोग रिसर्च पे यूज करते हैं तब की बात होती है, ठीक है। बाद में कंटामिनेशन ऑफ फूड और वाटर सप्लाई, तो अगर हम कोई भी कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर हम लोग लेते हैं तो देयर माइट बी चांसेस दैट वहां पे पैथोजेंस हो, ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे माइट बी प्रेजेंट इन दिस ईटिंग और ड्रिंक, दे माइट बी प्रेजेंट इन दिस कंटामिनेटेड फूड, एंड इफ वी ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम दिस कंटामिनेटेड फूड तो हमें भी जूनोटिक डिजीज हो सकता है। सो ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस इन ह्यूमंस। नाउ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ओके। if we come in direct contact with infected animals, okay, direct contact with infected animals, direct contact with infected animals, ठीक है। जैसे कि हम लोग हमारे पेट एनिमल्स को बार बार टच करते रहते हैं, ठीक है। वी कीप ऑन कंटिन्यूअसली टचिंग अवर पेट एनिमल्स, या फिर किसी एनिमल ने हम लोग को बाइट कर लिया, ठीक है। सो ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट के टाइम पे भी जूनोटिक डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। बाद में ड्यूरिंग इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके, व्हेनेवर वी कम इनटू कॉन्टैक्ट विद एनी टेरिटरी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। So coming into contact with areas where animals live and roam. Suppose we are going inside a particular area, and now in this area some animals are living there. Okay, this particular area is a place for some particular animals. तो अगर ऐसे एरिया के अंदर हम लोग चाहते हैं, and if these animals are infected with some types of the disease, then there is a possibility that this particular zoonotic disease can get transmitted to human beings. ठीक है। तो अगर हम लोग कोई एरिया में जाते हैं जहां पे वो एरिया के अंदर एनिमल्स हो, कोई पर्टिकुलर एनिमल हो, और अगर वो एनिमल इन्फेक्टेड हो तो ऐसे भी जूनोटिक डिजीज हमारे अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। बाद में वेक्टर बोर्न, जैसे कि बीइंग बिटन बाय द टिक और एन इंसेक्ट लाइक अ मॉस्किटो और अ फ्ली फूड बोर्न, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी मॉस्किटो है, ठीक है, कोई भी जो टिक है या फिर कोई मॉस्किटो है, अभी इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है ना, अगर इन लोगों के अंदर if there is some pathogen like the bacteria or the virus, now if this pathogen is responsible for causing zoonotic disease, okay, ये कोई पैथोजन या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जूनोटिक डिजीज कॉज कर रहा है, और अगर वो टिक या फिर मॉस्किटो में प्रेजेंट हो, तो फिर अगर ये जो मॉस्किटो या फिर टिक हमें बाइट करेंगे तो हमें भी ये जो जूनोटिक डिजीज हो सकता है। सो दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर बोर्न डिजीजेस, ओके गाइस। So this is how zoonotic disease are getting transmitted. अब क्लासिफिकेशन ऑफ जूनोटिक डिजीज, हम लोग जूनोटिक डिजीज को क्लासिफाई कैसे करेंगे? द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज यूजुअली डन ऑन द बेसिस ऑफ द पैथोजन कॉजिंग द डिजीज। सो जो पैथोजन जो होता है, वो पैथोजन अगर हमें कोई डिजीज कॉज कर रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल जूनोटिक डिजीज, वायरल जूनोटिक डिजीज, पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया, ठीक है, पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया, so bacterial zoonotic disease, pathogen can be viral, so viral zoonotic disease, okay. So depending on the pathogen we are classifying the zoonotic disease. With the advancement in science, scientists and medical professionals have been able to identify and study in detail the etiological agents. Etiological agents मतलब जो agents zoonotic disease को cause करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं etiological agents. Etiological agents usually refer to the causative agent of a diseased condition. The zoonosis मतलब zoonotic disease are classified on the basis of the three factors. According to etiological agent मतलब जो causative organism होता है उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। According to the mode of transmission, how these zoonotic disease are transmitted, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। According to the reservoir host मतलब कोई इंटरमीडिएटरी जहां पे ये जो पैथोजेंस है वो वहां पे स्टे करते हो। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, there are three ways in which we can classify the zoonotic disease. So one of the way is by etiological agents. According to etiological agents, now these etiological agents are the microorganisms, for example bacteria, virus, which are responsible for causing the zoonotic disease. Second is we can classify the zoonotic disease according to the mode of the transmission. How this zoonotic disease is getting transmitted, इसका mode of transmission क्या है, उसके हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। According to reservoir host, there might be some intermediate animal through which this zoonotic disease might be getting transmitted. So तीन तरीके से हम लोग zoonotic disease को क्लासिफाई कर सकते हैं।
सो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल एजेंट्स देयर आर फर्दर क्लासिफिकेशन. इटियोलॉजिकल एजेंट मतलब जो पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये डिजीज कॉज करता है उसे हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजिकल एजेंट. सो इटियोलॉजिकल एजेंट के हिसाब से भी हम लोग जूनोटिक डिजीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. सो देयर आर बैक्टीरियल जूनोसिस, वायरल जूनोसिस, रिकेट्सियल जूनोसिस, प्रोटोजुअल जूनोसिस, हेलमिंथिक जूनोसिस, फंगल जूनोसिस, एक्टोपैरासाइट्स. ठीक है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू etiological agents. According to reservoir host, a reservoir is usually a living host of a certain species such as animal or a plant inside of which a pathogen survives, often without causing the disease for reservoir itself. Suppose for example कोई plant है या फिर कोई animal है, ठीक है, for example bat. ठीक है. तो ये जो pathogens जो होते हैं ना, this is basically a pathogen or any microorganism. It is responsible for causing a disease. ठीक है. ये जो पैथोजन है वो कोई डिजीज को कॉज करता है. So this particular pathogen can be present inside an animal, for example bat. और ये जो bat है it is basically called as reservoir host. Okay. These pathogens or microorganisms are responsible for causing a disease, and these pathogens are going to survive inside this particular bat. और ये जो pathogens है वो bat को कोई harm नहीं करेंगे. This bat would not be harmed. It would not be harmed. ठीक है, वो एकदम सेफ रहेगा. लेकिन ये जो bat है जब ह्यूमन बीइंग से कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो पैथोजेंस को ट्रांसफर करेगा. तो ऐसे जूनोटिक डिजीज हो सकता है. ओके. सो अकॉर्डिंग टू रिजर्वायर होस्ट भी हम लोग उसे क्लासीफाई कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू रिजर्वायर होस्ट 3 टाइप के जूनोटिक डिजीज होते हैं. सबसे पहला टाइप है एंथ्रोपोजूनोसिस. ठीक है, एंथ्रोपोजूनोसिस, इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड टू मेन फ्रॉम लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स. ठीक है. सो लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स में से अगर कोई भी डिजीज अगर मैन में ट्रांसमिट होता है तो उसे बोलते हैं एंथ्रोपोजूनोसिस. बाद में जू एंथ्रोपोनोसिस, अगर कोई इंफेक्शन है वो मैन टू लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स में ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं हम जू एंथ्रोपोनोसिस. फॉर एग्जाम्पल डिप्थेरिया. बाद में एम्फिक्जेनोसिस. एम्फिक्जेनोसिस का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शंस मेंटेन्ड इन बोथ मैन एंड लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड ट्रांसमिटेड इन ईदर डायरेक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सैल्मोनेलोसिस. तो एम्फिजिनोसिस में क्या होता है? ये जो डिजीज जो होता है वो जूनोटिक डिजीज जो होता है उसके अंदर क्या होता है? इन दिस एम्फिजिनोसिस दिस पर्टिकुलर डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू वर्टिब्रेट एनिमल्स. ठीक है. बाद में एनिमल्स में से मैन में भी ट्रांसमिट हो सकता है. सो 2-way ट्रांसफर इज देयर. ओके. एंथ्रोपोजूनोसिस के अंदर क्या होता है? डिजीज आर गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स टू मैन. लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स में से मैन में ट्रांसमिशन होगा. जू एंथ्रोपोनोसिस के अंदर क्या होता है कि मैन में से लोअर वर्टिब्रेट एनिमल्स में ट्रांसफर होगा डिजीज. और एम्फिक्जिनोसिस में क्या होगा कि जूनोटिक डिजीज आर गेटिंग ट्रांसफर्ड इन बोथ द डायरेक्शंस. ठीक है. डिजीज आर गेटिंग ट्रांसमिटेड इन ईदर डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल सैल्मोनेलोसिस. अब ये जो जूनोटिक डिजीज जो होता है उसका हेल्थ रिस्क क्या होता है? व्हाट आर द इंपैक्ट्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय दिस जूनोटिक डिजीज? द हेल्थ रिस्क posed by the zoonotic diseases. Historically, zoonotic disease had a tremendous impact on the evolution of the men, especially in the societies that domesticated and bred animals for food and hunting. Over the last 7 decades, more than 300 zoonotic disease have been reported. ठीक है. लास्ट 7 decades के अंदर 300 से भी ज्यादा zoonotic disease वो रिपोर्ट हो चुके हैं. और ये जो 75% जो डिजीज होता है दे आर एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स. तो जितने भी जूनोटिक डिजीज वहां पे रिपोर्ट हुए हैं उसमें से जो 75% है दे आर एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस. द ड्रामेटिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मोबिलिटी, एसोसिएटेड एनवायरमेंटल एंड सोशल चेंजेस इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रीसेंट राइज इन द स्प्रेड ऑफ जूनोटिक डिजीज वर्ल्ड वाइड. तो अभी ये जूनोटिक डिजीज इतना ज्यादा स्प्रेड क्यों हो रहा है? तो इसका रीजन है कि राइजिंग पॉपुलेशन. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज्यादा लोग they will come in contact with the animals. Okay, so rise of the population is also one of the reason for the spread of the zoonotic disease. Mobility, associated environmental and social changes. ठीक है. For example, we have seen that many times we are cutting the forest. Now in this forest are the natural home for some animals.
So if we are cutting the forest, then what will happen is that these animals will come in the areas of human beings. Okay, if we are cutting the forest, then the animals living inside the forest will come in the areas of the human beings, and when they will come in areas of the human beings, we will come in contact with these animals, and if this animal is getting infected, if this animal is infected, then we will also be getting the disease. Okay, so this is how we are we are increasing our contact with the animals, and so this is the reason why zoonotic disease are spreading worldwide. बाद में the mobility of the disease has drastically increased due to globalization. See, because of globalization की वजह से we are very close to each other. Okay, so because of globalization, people are very close to each other. So globalization is also basically a reason why zoonotic disease are spreading very rapidly. Zoonotic disease such as bovine tuberculosis, bubonic plague and glanders caused millions of deaths. तो ये जितने भी zoonotic disease है, जैसे कि bovine tuberculosis, इन लोगों ने millions of deaths को cause किया है, और ये अभी भी एक major problem है developing countries के अंदर. These zoonotic disease are still a major problem in developing countries, because sometimes the country might not have proper infrastructure for controlling the spread of the disease. For example, COVID-19, okay, coronavirus, some of the nations are finding it very difficult to control the spread of the disease, okay, because they don't have the proper infrastructure, they don't have proper facilities. So in order to control zoonotic disease, a proper infrastructure is required. But some countries, okay, some countries might not have the proper infrastructure, so they might not be able to control the zoonotic disease like COVID-19, and it will lead to the disaster. अगर हम लोग इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो it will create a disaster. Okay guys, so ये जो zoonotic disease है वो बहुत ही major problem होती है developing countries और low income countries के अंदर. Apart from the obvious risk of the loss of significant lives, देखो ऑलरेडी ये zoonotic disease की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है. So they cause a loss of the livelihood, they cause loss of the lives. There is a risk of these such dangerous microorganisms being used as biological weapons. एक और भी डेंजर है कि ये जो zoonotic agents जो होते हैं ना, zoonotic agents मतलब those agents which are causing the zoonotic disease, they can be used as biological weapons. अगर कोई इसे biological weapon की तरह भी यूज कर सकता है. In biological weapon, organisms are going to be used as the weapons. Okay guys. Now since World War I, a number of nations have conducted programs to develop biological agents as weapons of war. तो World War I के बाद बहुत सारे nations ने ऐसे programs को conduct किया है जिसके अंदर उन लोगों ने biological agents को develop किया है, और ये biological agents जो होते हैं they would be used as weapons of the war. A majority of the biological agents have been considered as weapons are zoonotic. ठीक है, तो majority of the biological agents जो बनाए हैं ना as weapons of war वो zoonotic है. मतलब अगर ये जो biological agents जो होते हैं अगर as a war weapon, as a biological weapon अगर कोई यूज करता है, then this microorganism will create havoc. ठीक है, it will create destruction, because देखो क्या होता है कि these are very contagious, these microorganisms are very contagious, zoonotic agents are very contagious, so once they start spreading, it is very difficult to control the spread of this disease. So if any country is using these microorganisms like zoonotic microorganisms like virus as a biological weapon, then it will lead to destruction. Okay, so इसीलिए भी ये zoonotic agents are very dangerous. Okay. Now disease epidemics caused by the outbreak of the zoonotic disease also result in economic loss. ठीक है, so ये जो zoonotic disease होता है they also lead to economic loss. We have seen how because of coronavirus our economy is suffering to a very large extent. Okay, almost every country's economy is going down because of the coronavirus. So this zoonotic disease create a havoc on the economy. It leads to destruction of the economy. Okay guys. So endemic zoonotic disease have the dual impact of causing illness and death in humans and animals, as well as substantial economic loss in resource poor societies where livestock farming is a major engine of economic growth at the household and national levels. Now zoonotic disease are causing two things. Okay, सबसे पहली बात तो it result into illness and death of the humans and animals. तो animals और humans की इसकी वजह से death हो रही है. बाद में economic loss भी तो हो रहा है. जिन लोगों का जो फार्मिंग से काम चलता था, लाइव स्टॉक फार्मिंग की वजह से उनका पूरा लाइफ चलती थी. लाइव स्टॉक फार्मिंग वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सम पीपल. तो ये लाइव स्टॉक फार्मिंग अब नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ जूनोटिक डिजीज, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ द स्प्रेड ऑफ द जूनोटिक डिजीज फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, सो ये जो जूनोटिक डिजीज है बहुत ही डिस्ट्रक्शन कॉज करता है बोथ एट द हाउस होल्ड एंड एट द नेशनल लेवल्स. अब हम लोग कुछ डिजीज को स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज. गाइस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ये प्रोनाउंस करना नहीं पा रहा है. इट इज कयासानूर फॉरेस्ट डिजीज और द मंकी फीवर. ठीक है,
सो ये जो वायरस है इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय दिस KFDV वायरस, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द वायरस, अ मेंबर ऑफ द वायरस फैमिली फ्लेविविरिडे। अब ये जो वायरस है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था 1957 के अंदर। कहां से इसको आइसोलेट किया था? देयर वाज बेसिकली सिक मंकी, दिस सिक मंकी वाज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कयासानूर फॉरेस्ट इन कर्नाटका। तो हमने ये मंकी में से ये वायरस को आइसोलेट किया था। तो हर साल 400 से 500 ह्यूमन केस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। देयर आर अराउंड 400 to 500 केसेस रिपोर्टेड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस। अब ये जो टिक्स जो होते हैं ना, टिक्स जो होते हैं, these are the reservoir of KFT virus and once infected they remain so for the life। तो ये जो KFT वायरस जो होता है ना, अब ये जो KFT वायरस है इट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस टिक, ओके। दिस टिक्स आर द रिजर्वायर फॉर द KFT वायरस एंड इफ दिस टिक comes in contact with any of the monkeys, shrews and rodents, suppose for example this tick is going to bite this particular monkey, so ये जो वायरस है वो ऐसे ही मंकी के अंदर भी स्प्रेड होगा, okay। so rodents, shrews and monkeys are common host for KFDV after being bitten by the infected tick। so I hope you understood what I am trying to say, okay। अब कोविड-19, ठीक है, नोवेल कोरोना वायरस या फिर SARS-CoV-2 के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर चल रहा है। देखो ये कोविड-19 जो है ना, इट इज द नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस SARS कोरोना वायरस 2। तो ये जो SARS कोरोना वायरस 2 है ये डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है कोविड-19, ओके। सो कोविड-19 इज द डिजीज कॉज्ड बाय द SARS कोरोना वायरस। बाद में हम लोग पढ़ेंगे SARS कोरोना वायरस। देखो ये वाला जो कोरोना वायरस है ना वो अलग है। ये जो कोविड-19 को जो कॉज करता है ना, जो कोविड-19 को जो कॉज करता है वो है SARS कोरोना वायरस 2। लेकिन ये जो SARS-CoV-1 है, SARS कोरोना वायरस 1 है ये। तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? दिस वायरस बेसिकली कॉजेज द डिजीज कॉल्ड एज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इज द डिजीज कॉज्ड बाय द SARS कोरोना वायरस। और ये कब हुआ था? 2002-2003 के अंदर, ठीक है। दिस इज SARS कोरोना वायरस 1 which causes severe acute respiratory syndrome and this is SARS coronavirus 2 which causes the disease called as COVID-19, okay। तो ये जो वायरस है वो कैसे स्प्रेड हुआ था वो अभी अनसर्टन है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो रिसर्च हुई है वो ये इंडिकेट करती है कि ये जो वायरस है SARS कोरोना वायरस 1 जो है, जो सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कॉज करता है, वो सबसे पहले बैट में से हुआ सिवेट कैट के अंदर, ठीक है। फ्रॉम बैट इट गॉट ट्रांसमिटेड टू द सिवेट कैट, दिस इज अ सिवेट कैट, एंड फ्रॉम द सिवेट कैट इट गॉट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, ओके। सो फर्स्ट बैट्स वर गेटिंग इन्फेक्टेड एंड फ्रॉम बैट्स दिस डिजीज गॉट ट्रांसमिटेड टू सिवेट कैट्स एंड फ्रॉम सिवेट कैट्स ह्यूमन बींग्स गॉट इन्फेक्टेड, ओके। The epidemic of SARS affected 26 countries, so 26 countries were affected and it resulted in more than 8,000 cases in 2003। अब ये कौन सा नया वायरस है? ये है MERS कोरोना वायरस, ठीक है, MERS कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस जो है ना, MERS-CoV, MERS कोरोना वायरस, वो एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सो दिस वायरस MERS कोरोना वायरस कॉजेज द डिजीज कॉल्ड एज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ओके। अब ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था सऊदी अरेबिया के अंदर। कब आइडेंटिफाई हुआ था? 2012 के अंदर इट वाज बेसिकली आइडेंटिफाइड। अब जो रिसर्च, जो साइंटिफिक एविडेंस जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो कैमल्स है दिस वर द मेजर रिजर्वायर्स फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस। इसका मतलब क्या है कि ये जो MERS कोरोना वायरस है वो कैमल के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। दिस कैमल was infected by this particular MERS कोरोना वायरस, okay, and from these camels this virus got transmitted to humans, okay। so that's how this MERS coronavirus spread। और ये कब हुआ था? 2012 के अंदर हुआ था। कहां पे? सऊदी अरेबिया के अंदर। बाद में देखते हैं निपा वायरस के बारे में। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ इमरजेंस ऑफ जूनोटिक डिजीज इज द आउटब्रेक ऑफ द निपा वायरस इन केरला। निपा वायरस का आउटब्रेक कहां पे हुआ था? केरला के अंदर हुआ था। द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, मतलब ये जो वायरस है एनिमल से लेकर ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, and can also be transmitted directly from human to human। so animal to human transmission also possible, human to human transmission is also there। तो इसका जो नेचुरल होस्ट कौन है? ये जो निपा वायरस है उसका होस्ट कौन है? सो फ्रूट बैट्स जो है, these are the natural host of the निपा वायरस। अब जो जूनोटिक डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से चैलेंजेस है?
it is not very easy to control the zoonotic disease. Controlling zoonotic disease brings us a lot of challenges. So what are those challenges which are there in controlling the zoonotic disease? तो देखो, सबसे पहली बात, हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा है, बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो उनका फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है एनिमल्स के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाद में पॉवर्टी, देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो होता है ना, दिस फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड वी ऑल नो दैट इन फार्मिंग एनिमल्स आर यूज्ड, ओके। फार्मिंग के अंदर वी रिक्वायर द कैटल, सो दिस इज हाउ increased animal contact is there, okay. This is how we have come in contact with the animals. This is how there is increased contact with the animals. Increased dependence on animal rearing as a means of livelihood, ठीक है। Animal rearing के ऊपर, animal rearing is a major source of livelihood for some people. The intimate human animal contact puts them as a risk for this category of disease. Poverty struck communities are primarily dependent on rearing animals as a means of livelihood, and therefore the intimate human animal contact puts them at the risk for this category of disease, okay. So जितने भी जो communities है, if they are below the poverty line, then sometimes ये लोग क्या करता है कि उनके लिए animal rearing is the main source of livelihood. उनके लिए animal rearing is the main source of livelihood, and in animal rearing we know that there is a close animal to human contact, and if these animals are infected, then human beings will also get infected. अनअवेयरनेस, देखो बहुत सारी पॉपुलेशन जो होती है वो अनअवेयर होती है बेसिक हाइजीन रूटीन टू बी फॉलोड, ओके। लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स अनअवेयर ऑफ द बेसिक हाइजीन रूटीन टू बी फॉलोड। बाद में लैक ऑफ प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, पुअर सेरो सर्वेलियंस। सेरो सर्वेलियंस का मतलब क्या होता है? देखो, सेरो सर्वेलियंस मतलब इट इज रिलेटेड टू द ब्लड, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी पेशेंट का ब्लड हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, सो हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स का वी आर कलेक्टिंग द ब्लड ऑफ मेनी पेशेंट्स एंड वी आर एनालाइजिंग दिस ब्लड फॉर द प्रेजेंट ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेरो सर्वेलियंस। सी, सेरो सर्वेलियंस इट हैज लॉट्स ऑफ यूजेस। सेरो सर्वेलियंस मीन्स बेसिकली एनालाइजिंग द ब्लड सैंपल. We are taking the blood sample, we are analyzing the blood sample for the presence of any microorganism or any pathogen, okay. So this is just one example of serosurveillance. We are keeping the surveillance on the blood samples of the patients, and lack of diagnostic facilities make the preventive and precautionary approach more difficult. More than 220 million people in India depend on the forestry and are vulnerable due to contact with the wild animals. देखो, इंडिया के अंदर 220 मिलियन पीपल जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन दी फॉरेस्ट्री, अगर वो फॉरेस्ट्री के ऊपर वो डिपेंडेंट है तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में आए, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि वो वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में आए एंड फ्रॉम देयर जूनोटिक डिजीज कैन स्प्रेड। For millennia, humans have feared the inevitable and unpredictable devastation brought by the infectious disease emerging from the forest and transmitted through wild animals. But there has been a stark increase in the incidence of emerging infectious disease among both humans and domesticated animals in the recent past, okay? तो guys, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है, इट इज अबाउट सार्स पैंडेमिक, ठीक है, जो 2002-2003 में हुआ था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। देखो, फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड अंडर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं? तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अंदर ये जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सर्वेलेंस प्रोग्राम, strengthening inter-sectoral coordination for prevention and control of zoonotic disease of public health importance, national rabies control program for prevention and control of leptospirosis. So all these programs have been launched by this National Center for Disease Control for controlling the spread of the zoonotic disease. So how to reduce the spread of the zoonotic disease? हमें कौन से steps लेने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए so as to reduce the spread of the zoonotic disease? A rapid and effective response to endemic and emerging zoonotic disease relies heavily on timely and efficient surveillance and reporting systems, ठीक है। हमें efficient surveillance और report systems हमें develop करनी पड़ेगी। For example, testing, ठीक है, जितनी ज्यादा the more you do the testing, the more cases would be detected and more easily you can control the disease, okay। So testing का होना बहुत ही ज्यादा important है।
and which requires lots of efficient surveillance and reporting systems. बाद में training of epidemiologist and the laboratory staff should be undertaken to handle an emergency situation. देखो epidemiologist जो होते हैं ना वो कौन होते हैं? So this is basically they are basically those persons which study the spread of the disease, which study the spread of the zoonotic disease. Okay, they specialize in the study of the zoonotic disease. Okay, epidemiologist specialize in the study of the zoonotic disease. तो उनकी हमें ट्रेनिंग करवानी है. बाद में जो लेबोरेटरी स्टाफ है they should be ready to handle an emergency situation. The establishment of effective laboratory system is critical for a successful zoonotic disease surveillance program. लेबोरेटरी सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लेबोरेटरी के अंदर हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं. तो जितनी ज्यादा लेबोरेटरीज होगी उतनी ज्यादा टेस्टिंग होगी. ओके गाइस, well functioning and separate national public health and animal health laboratory systems are essential to identify etiologic agents so that appropriate prevention, detection and response strategies can be implemented. देखो लेबोरेटरीज ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इट इज अगेन अबाउट द लेबोरेटरीज कि बहुत सारी लेबोरेटरीज होनी चाहिए. ग्रेटर द नंबर ऑफ लेबोरेटरीज मोर इट वुड बी इजी टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजिक एजेंट्स. ठीक है, ग्रेटर द एफिशिएंसी ऑफ द लेबोरेटरी. ठीक है, जितनी ज्यादा अच्छी लेबोरेटरी होगी उतना इजीली हम लोग ये जो एजेंट्स जो होता है जो जूनोटिक डिजीज को कॉज करते हैं उतना इजीली हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सो लेबोरेटरीज शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर with a system for rapid testing of prioritized samples and timely sharing of the results. So these laboratories वो हमारी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. So laboratories are an integral part of our public health infrastructure. So we should make more and more laboratories so that there is a rapid testing of the samples. An outbreak and emergency management system should be in place. तो एक आउटब्रेक और इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम भी होनी चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है बिकॉज ऑफ जूनोटिक डिजीज we can easily handle the emergency situation. So there should be an outbreak and emergency management system should be in place to coordinate multi-sectoral response activities at the national to the sub-national levels. So guys, these were some of the ways because of which we can reduce the spread of the zoonotic disease. So we have come to the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Okay guys, so thank you very much for listening.